Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी की। आप देख रहे हैं देश देशांतर। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। देश देशांतर में आज बात होगी विधानसभा चुनाव 2021, कोविड दिशा निर्देशों में पूरा हुआ मतदान। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के साथ ही 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कोविड दिशा निर्देशों के तहत शांतिपूर्ण मतदान जो है वो संपन्न हो गया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की 294 सीटें, तमिलनाडु की 234, केरल की 140, असम की 126 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों यानी कि इन पांचों राज्यों की कुल 824 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। 2 मई को नतीजों का ऐलान होगा। चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी को देखते हुए पार्टियों को सख्त दिशा निर्देश दिया है। कोई भी कैंडिडेट या राजनीतिक पार्टियां नतीजे आने के बाद विजय जुलूस नहीं निकाल सकती हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे सभी आयोजनों पर बैन लगा रखा है। 824 विधानसभा सीटों पर 18 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोगों ने मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोविड महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने कई खास इंतजाम किए थे। चुनाव से जुड़ी हर गतिविधियों के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करने का निर्देश दिया गया था। सभी पोलिंग स्टेशनों पर पीने के पानी, बिजली, वेटिंग एरिया, सैनिटाइजर, मास्क, सोप, वाटर, व्हीलचेयर जैसी तमाम चीजों की जो है वो समुचित व्यवस्था की गई थी। बंगाल चुनाव में अगर छिटपुट हिंसा को छोड़ दें तो कुल मिलाकर इन पांचों राज्यों में मतदान जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। तो देश देशांतर में आज हम कोविड महामारी के दौर में सख्त कोविड दिशा निर्देशों के तहत संपन्न हुए इन पांचों राज्यों के चुनाव पर चर्चा करेंगे। कोरोना काल में लोकतंत्र के इतने बड़े उत्सव को कराना चुनाव आयोग के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा और अपने इस संवैधानिक दायित्व को निभाने में आयोग कितना सफल रहा। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 2 बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। शेखर अय्यर हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। स्वागत है सर आपका संसद टीवी में। साथ ही अक्षय राउत हैं, आप फॉर्मर डीजी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत स्वागत है सर आपका। और चर्चा की शुरुआत शेखर जी मैं आपसे करना चाहूंगी। 5 राज्यों की जो मतदान की प्रक्रिया है वो संपन्न हो गई है। कोरोना के काल में हुए अगर हम देखा जाए तो बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद ये दूसरा विधानसभा चुनाव था। इन 5 राज्यों में मतदान का जो काम पूरा हो गया है, इस कोविड पीरियड में फिलहाल इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब ये चुनाव प्रक्रिया शुरू हुआ यानी मार्च 27 से जब फर्स्ट फेज बंगाल के शुरू हुआ, उस समय कोरोना का इतना भयंकर रूप हमने नहीं देखा और हमें लग रहा था कि मार्च महीने में सब लोगों की यही थी कि कोरोना धीरे धीरे जो फर्स्ट वेव का जो असर कम होता जा रहा है, इसीलिए जो इलेक्शन कैंपेन में जिस तरह जो जोश नॉर्मली देखा जाता है वो जोश आ चुका था। फिर लगातार हमने देखा पूरा मार्च का जो फेसेस होते हुए जब अप्रैल में पहुंचे, जब कई फेसेस हो चुके थे, तब हमें लगा कि फिर ये भयंकर रूप ले रहा है। और साथ में ये बात आई कि क्या नेतागण को इस तरह की रैलियां करनी चाहिए, क्या पार्टीज की इस तरह की रोड शो करनी चाहिए। उसके बाद एक प्रकार से एक आह्वान हुआ जिसपे सब पार्टीज भी शामिल हुए, कहे कि हम अपने रैलीज कम कर रहे हैं और कुछ रैलीज भी रद्द हुए। तो बाद में देखे इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी जो प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल, जिस प्रोटोकॉल को बिहार चुनाव में पहली बार प्रिपेयर किया गया था, वो प्रोटोकॉल और जोर से लागू करने की कोशिश शुरू हुई। अब जाके जो आज लास्ट चरण, जो बंगाल में जो लास्ट चरण हुआ है, उसी के साथ खत्म हो चुका है। और कुल मिला के अगर अब देखा जाए कि जिस राज्यों में पहले चुनाव हो चुके हैं, जैसे केरल लीजिए, तमिलनाडु, असम, वहां भी कोरोना का असर उतना नहीं हुआ जितना बाद में हमने देखा कि बंगाल में अभी केसेस बढ़ने की जो प्रक्रिया हो रही है। लेकिन कोरोना केसेस ज्यादातर चुनाव जहां नहीं है वहां पे ज्यादा असर हुए, तो ये भी एक बात रखनी है। लेकिन जो बिहार का मॉडल जो तय किया गया था, जिसके लिए बहुत इलेक्शन कमीशन का प्रशंसा हुई थी कि जिस तरह उन्होंने पोलिंग बूथ की सैनिटाइजेशन, पोलिंग बूथ में कैसे फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा, कैसे वोटर्स अंदर जाएंगे, उनकी कैसी सैनिटाइजेशन होगी, ईवीएम मशीन्स की कैसी होगी,
तो ये सारा जो एक प्रकार से एक रूल्स एंड रेगुलेशन, डूज एंड डोंट्स, जो इलेक्शन कमीशन है बिहार के लिए एक टेम्पलेट तैयार कर चुके थे। इसीलिए जब बिहार में चुनाव खत्म हुआ वहां भी यही बातें आई कि रैलीज में, कुछ रैलीज में मास्क नहीं पहन रहे। जब मीडिया का फोकस यही भी था कि कुछ नेताओं के रैलीज में बहुत बड़ी भीड़ आ रही है, ये सारी बातें थी। लेकिन कुल मिला के जब बिहार चुनाव खत्म हुआ तब लोगों की तारीफ थी कि इलेक्शन कमीशन ने किसी तरह कोरोना कार्यकाल में एक चुनाव की प्रक्रिया खत्म हुई। इस बार हमने देखा है क्योंकि जब शुरू हुई इलेक्शन की जो साइकिल जब शुरू हुई तब किसी को ये नहीं था कि कोरोना इतना भयंकर रूप लेगा, या सेकेंड वेव हो सकता है शुरुआत था लेकिन उसकी मैनिफेस्टेशन नहीं दिखा दी थी। तो बाद में जब हम मिड अप्रैल तक आ गए तब सबको महसूस हुआ कि ये बहुत भयंकर रूप ले लिया, बहुत केसेस हो रहे और एक प्रकार से क्राइसिस हो रही है। तो जैसे ही ये सब पार्टीज को मालूम हुआ, सब पार्टीज ने तय किया कि, क्योंकि तब तक तो आपको तमिलनाडु में खत्म हो चुका था, आपके केरल में खत्म हो चुका था, पौंडीचेरी में खत्म हो चुका था, असम के भी 3 चरण खत्म हो चुके थे। तो केवल बंगाल की बात आई। तो बंगाल की जब बात आई तो फिर बहस हुआ। फिर पार्टीज ने खुद एक अपने ऑल पार्टी मीटिंग भी इलेक्शन कमीशन ने बुलाई। उसमें तय हुआ कि हम रैलीज बहुत कम करेंगे। लेकिन बात यही है बार बार, क्या ये प्रिकॉशंस हमें पहले लेनी चाहिए थी कि नहीं लेनी चाहिए? पहले लीडर्स को इसको ध्यान में रखना चाहिए थे, नहीं चाहिए? ये बहस अभी जारी है कि क्या गलती कहां हुई। अगर कोरोना केवल इलेक्शन रैली से स्प्रेड हुई है, लेकिन जैसे हमने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव नहीं हुए वहां तो बहुत बड़ा है, और जहां अभी चुनाव खत्म हो रहे हैं वहां भी ये हो रहा है। लेकिन कुल मिला देखा जाए, ये कोविड प्रोटोकॉल को लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करने की जो जरूरत है, उसको जो आवश्यकता है, वो इस चुनाव के ये जो हमारी एक्सपीरियंसेस रही है वो बड़ा स्पष्ट कर रहा है। जी बिल्कुल। हमारे साथ अक्षय राउत जी भी हैं, फॉर्मर डीजी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सर, चूंकि आप लोगों के पास, हमारे पास जो है वो कोविड काल में बिहार चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने का एक अच्छा अनुभव था। अब इस दौरान, कोविड महामारी के दौरान, ये दूसरे जो विधानसभा चुनाव हुए हैं 5 राज्यों के, बेशक चुनौती बड़ी थी। 824 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न करना लोकतंत्र का एक बड़ा उत्सव, इसको मैनेज करना और ऐसे दौर में, महामारी के दौर में इतने बड़े लेवल पर चुनाव संपन्न कराना, क्या लगता है आपको चुनाव आयोग के लिए कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था ये जो 5 राज्यों के चुनाव रहा, ये देश के लिए, चुनाव आयोग के लिए, लोगों के लिए आनंद और कष्ट दोनों चीज का सफर रहा मेरे हिसाब से। आज की तारीख में हम, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हम जब बैठे हैं यहाँ स्टूडियो में, और भी लोग जहां डिस्कस कर रहे हैं, वो परिणाम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं या कैसे काउंटिंग होगा उसी की बात नहीं कर रहे हैं, कोविड का ही चर्चा चल रहा है। वो दिखाता है कि हम लोग किस स्थिति में हैं आज की तारीख में। इलेक्शन इंडिया की जनमानस में एक बहुत बड़ा भूमिका रखता है और सब उसमें कैसे न कैसे तरीके से जुड़ जाते हैं। और ये 5 स्टेट, यहाँ पॉलिटिकल स्टेक बहुत हाई था और कंपटीशन भी बहुत जबरदस्त था, कैंपेनिंग भी बहुत ही रोचक था। तो आज की तारीख में लोग खाली इलेक्शन और परिणाम का ही चर्चा करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है, कोविड का ही चर्चा हो रहा है। मतलब कोविड का छाप इलेक्शन के ऊपर जबरदस्त रहा, और ये जो गर्मी समर है लगा कि लंबा चल रहा है, ऐसा लगा, क्योंकि कोविड की कष्ट की वजह से। इलेक्शन कमीशन का इतिहास जब से 1951 से चुनाव शुरू हुए, तो तरह तरह की चैलेंजेस इलेक्शन कमीशन के सामने आए। हर चुनाव कुछ अलग सा होता है, कहां लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है, कहां बाढ़ होता है, कहां साइक्लोन होता है, कहां कम्युनल फोकस ज्यादा हो जाता है, कहां थोड़ा सा दबंगी पहले ज्यादा होता था, लूट जाता था पोलिंग स्टेशन। आजकल वो नहीं है। लेकिन ये जो चीज आया, ये एक अनोखा चीज है, दुनिया को कब्जा किया, इंडिया को कब्जा किया। आप देखिए, खाली इलेक्शन नहीं है, जो शेखर जी बता रहे तो एकदम सही बता रहे थे। ये देश के हर ऑर्गन फंक्शनिंग, जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशंस, प्रोसेस, सबको कब्जा कर दिया। तो इलेक्शन ऐसा अछूत नहीं रह सकता है। और मैं जो डिबेट शुरू हुआ है कि क्या इसमें ज्यादा कुछ किया जा सकता था क्या, मैं इस डिबेट में सीधा एक पक्ष ले लूंगा। मैं ये सोचूंगा कि मेरा ये कहना है कि राजनीतिक कैंडिडेट जो हैं, लीडर्स हैं, पार्टीज हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मिसाल कायम करना चाहिए ये सब मामलों में, और आगे ही करना चाहिए।
कुछ गाइडलाइंस इशू होते हैं, ठीक है, एडवाइस ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन में रहता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट रहता है, वो भी ठीक है। उनको बहुत एक उनका हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखें कि ये सब नहीं हो। उनका कलेक्टर्स हैं, उनका एसडीएम्स हैं, उनकी स्टेट की कंट्रोल्स हैं, उनको इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन दिया है। लेकिन फाइनली जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी के साथ करना है, मुझे लग रहा है कि और थोड़ा जिम्मेवारी किया जा सकता था, क्योंकि ये सब हमारे लीडर हैं, समाज के मुखिया हैं और देश की गवर्नेंस का तौर तरीके जानते हैं, तो ये शायद थोड़ा और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते थे। तो आज काउंटिंग के समय हम खाली कोविड का चर्चा नहीं करते। जी जी, शेखर अय्यर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और चूंकि हम बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि कोरोना महामारी वैश्विक महामारी और इसकी छाप जो है जीवन के हर एक क्षेत्र पे पड़ी है, चुनाव इससे कैसे अछूते रह सकते थे। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, इस पर बहुत बड़ा असर हम देख रहे हैं कि कोविड-19 का भी पड़ा। मेरा सवाल आपसे ये है कि इन चुनाव से जुड़ी हर गतिविधियों के दौरान चुनाव आयोग के जो सख्त दिशा निर्देश थे, बहुत सारी अलग व्यवस्थाएं इस बार की गई थी। चूंकि आपने बहुत सारे चुनावों को देखा है अपने जीवन में, एनालिसिस भी किया है, पिछले सभी विधानसभा चुनावों को देखे। चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव हमारे पास एक मॉडल के रूप में था कोविड-19 के दौरान जो पहला हुआ था, इस बार आपने क्या अलग देखा, क्या पाया? देखिए, कोरोना के अलावा इस चुनाव में खास करके अगर आप देखेंगे, एक जो इलेक्शन कमीशन के सामने एक बड़ी प्रायोरिटी ये थी, वो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की। लगातार जैसे बंगाल जैसे राज्यों में उनको 8 चरण में चुनाव करना पड़ा। पिछले बार 7 चरण में हुआ, इस बार 8 चरण पे हुआ है। और इसीलिए वो लंबा जो प्रक्रिया रह गई बंगाल के लेकर, जिसको लेकर कई आलोचना हुई, क्या इतनी लंबी क्यों चाहिए। लेकिन वो अलग बात है, बंगाल में एक अपना एक इतिहास रहा है पॉलिटिकल वायलेंस का। और कोई भी पार्टी, जो भी पार्टी ऑपोजिशन रहा है, वो हमेशा बंगाल में ये मांगा है कि चुनाव ज्यादा चरण में हो और केंद्र शासित, मतलब केंद्र सेंट्रल फोर्सेस के हेल्प में चुनाव किया जाए ताकि फ्री एंड फेयर हो। आपको याद होगा जब ममता बनर्जी नेता विपक्ष थे, वहां पे तृणमूल पार्टी के नेता नेतृत्व करते थे, उस समय भी उनकी यही डिमांड थी इलेक्शन कमीशन के सामने कि लंबा रखिए। 2006 में भी हमने देखा, 2011 में भी वही मांग थी। और इस बार भी क्या हुआ, यही मांग थी विपक्षी पार्टी की तरफ से कि वहां पे 2 प्रॉब्लम्स थी। एक तो पोलिंग बूथ की सुरक्षा, और दूसरा जो वोट करने जाते हैं वो बिना फियर जाके वोट कर सके। ये एक बड़ा समस्या था बंगाल में। तो इसीलिए एक प्रक्रिया वहां पे ड्रॉ हुई जहां पे शेड्यूलिंग ऐसी हुई कि ताकि फोर्सेस को रोटेट कर सके। ये अपने आप में एक बंगाल के लिए एक स्पेशल फीचर रहा। साथ में दूसरी चीज बाकी राज्यों में भी यही पार्ट थी, यूज ऑफ मनी पावर, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन को इस साइकिल में भी हमने देखा कि वो तमिलनाडु हो या असम हो या कुछ हद तक बंगाल में भी ज्यादा नजर डालना पड़ा कि ताकि कि पैसे के मामले में एकदम निगरानी रखा जाए। तो हमने देखा कई सीजर्स हुए तमिलनाडु में, कम से कम 450 करोड़ की ये कैश और इत्यादि वहां पे सीजर हुआ था। वो एक बड़ा ये था। और दूसरी बात हमेशा यही थी कि जो कैंपेनिंग में जो मॉडल कोड जो है कि एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की क्या भाषा इस्तेमाल हो रहा है, क्या कोई कम्युनल ओवरटोन्स है कि नहीं है, तो ये सारे बातें भी एक इलेक्शन कमीशन के सामने एक चुनौती के रूप में एक इश्यू सामने आए, जिसको इलेक्शन कमीशन को कुछ नेताओं को कुछ समय के लिए बैन करना पड़ा कैंपेनिंग से। ये भी एक अपने आप एक चुनौती थी, जिस कैंपेन में बड़े बड़े नेताओं को भी कहना पड़ा कि आप 48 घंटे तक कैंपेन मत कीजिए या 24 आवर्स के लिए कैंपेन मत कीजिए। ये भी हमने इस ये में देखा है। और इतना हम बाकी राज्यों में नहीं देखा, लेकिन बंगाल, क्योंकि बंगाल की पॉलिटिक्स हमेशा इतनी गर्मी रही इस बार, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन को बहुत चैलेंज रहा, खास करके इस साइकिल में। जी जी बिल्कुल, चुनौती जाहिर तौर पे चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी थी और इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से अपना काम किया है पूरा चुनाव प्रक्रिया के दौरान, वो सराहनीय है। अक्षय जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और जिस तरीके से हमने देखा कि इतने लंबे चुनावी फेज में युवाओं ने, महिलाओं ने
लोगों ने बढ़ चढ़कर जो है वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया। तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की एक बड़ी जीत होती है जब लोग मतदाता जागरूक होते हैं, निकलते हैं। लेकिन महामारी के इस दौर में लोगों का इस संख्या में निकलना, वोटिंग में हिस्सा लेना एहतियात के साथ, ये कहीं ना कहीं हमारी जो इलेक्शन मशीनरी है उस पर एक विश्वास को भी दर्शाता है, दिखाता है। आप ये मानते हैं? क्योंकि चुनाव जो होता है लोगों के लिए ही होता है, इसलिए मैंने पहले बताया था कि और आनंद और कष्ट का जर्नी रहा है ये इलेक्शन। आनंद इसीलिए है, जो आपने सही कहा, कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और फाइनली भारत के लोकतंत्र जो है वो कोरोना महामारी के ऊपर एक हिसाब से जीत हासिल किया। और लेकिन ये पांचों इलेक्शन जो है जहां लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा रहा, ये मुझे कोई ताजुब नहीं हो रहा है। और कोरोना महामारी के काल में, क्योंकि यहाँ हिस्टोरिकली यहाँ हमेशा पार्टिसिपेशन लोगों का टर्नआउट ज्यादा रहा है, 70-80% उसके ऊपर भी रहा है ये पांचों जगह में। और मेरा लेकिन दो तीन, मैं शेखर जी के पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, दो तीन मेरा इश्यूज हैं इसके ऊपर, कि जो क्वांटिटी ऑफ वोटिंग उसको तो वो तो अच्छा है, अच्छा रहा। क्वालिटी ऑफ वोटिंग के ऊपर मैं जाऊंगा। एक वोटर्स प्लेज होता है कि ये प्लेज आजकल इलेक्शन कमीशन ने मुहिम लिया है। इलेक्शन कमीशन काफी सारे बहुत अच्छे मुहिम लिया है, जैसे कोविड के टाइम में इसको मैनेज करना, जिसका अच्छे जिक्र हो चुका है, उनको सारे सैल्यूट जाना चाहिए, और उनका पूरा मशीनरी को। और खास करके अभी जो वोटर्स प्लेज काफी सालों से चल रहा है कि लोग आइए बिना डर का, बिना इंड्यूसमेंट, मतलब कोई ब्राइब लिए बिना, और कोई जात पात धर्म इसमें अपने को जोड़, उसमें मन को उलझने बिना वोट दें। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन में थोड़ा सा उसी हिसाब से मेरा थोड़ी सी निराशा है। निराशा इसीलिए है, कुछ हद तक इसका जिक्र हो चुका है, वेस्ट बंगाल में थोड़ा ज्यादा हुआ, लेकिन ऐसे बात नहीं है कि तमिलनाडु या केरला में या असम में नहीं हुआ। ये जो नैरो आइडेंटिटी होता है, सिटीजन और ह्यूमैनिटी का आइडेंटिटी के नीचे जो हम लोगों का कास्ट, रिलीजन और अदर एथनिक कंसिडरेशन, उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया और उसमें बहुत संघर्ष टाइप का वातावरण किया गया, कुछ फिजिकल वायलेंस भी हुआ। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें कैसे वोटर अपना माइंड को प्रोटेक्ट कर सकता है, वो आने वाले दिनों में उसको सोचना पड़ेगा। और खाली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये सारे चीज का सॉल्यूशन नहीं है। जब अपने आप, जैसे कि मीडिया की, हमेशा मीडिया की फ्रीडम की बात होता है, मीडिया की फ्रीडम का रेगुलेशन क्या कर सकता है बताइए? वो फाइनली मीडिया के आत्मनिरीक्षण, आत्मसंयम का बात है ना। सिमिलरली वोटर जब होता है, वोटर का मन का जो, क्योंकि फाइनली जब जाता है क्यू में खड़ा होता है, वो अकेला होता है, उसका मन उसका स्वायत्त होता है। तो उसी टाइम में वो अगर डर में है, कोई भावना के आदेश में है, कोई जात पात की कंसिडरेशन में है, धर्म का है, तो बहुत मुश्किल है। और इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया बहुत जगह में, जो कि अवॉइडेबल है। और सारे लीडर, पॉलिटिकल पार्टीज इसमें लेना पड़ेगा, इसको आगे लेना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन काफी कर रहा है, मुझे लग रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को और भी सुदृढ़ करने का समय आ ही गया। क्वालिटेटिव वोटिंग, जो एथिकल वोटिंग की तरफ जाना पड़ेगा, कि लोग डर में नहीं आए, दबाव में नहीं आए, वायलेंस में प्रोवोक नहीं हो, नैरो एक बहुत बड़ा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नजर में रखते हुए 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब डायरेक्टली हमारे फाउंडिंग फादर्स लोगों के हाथ में यूनिवर्सल सफरेज दे दिया। बाकी ये देशों में ऐसे नहीं हुआ। यहां लेकिन गरीब हो, अनपढ़ हो, सबके हाथ में दे दिया, भाई जाओ अपना सरकार अपने बनाओ। तो उसके लिए लेकिन मुझे लग रहा है कि एक स्टेज आया है, इंडिया की वोटर को और एक तरफ से सोचना पड़ेगा। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को जिम्मेवारी के बारे में सोचना पड़ेगा। और सारे चीज में मैं नहीं चाहता हूं कि सारे चीज इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल दें। कुछ भी होता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाल दें। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, वो बहुत बड़े बड़े चीज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश बड़ा है और वोटर एक खड़े हुए हैं करोड़ों, और पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर्स हैं वो गवर्नमेंट होल्ड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं, कोई पोस्ट होल्ड करते हैं, उनका भी कोई जिम्मेवारी बनता है। वी कांट जस्ट सारे चीज को हम डाल नहीं सकते हैं इलेक्शन कमीशन डाल दे। शेखर अय्यर जी, मैं इन्हीं बातों को लेकर आपके सामने आना चाहूंगी। कितना सहमत हैं आप अक्षय सर की बातों से? और इसके अलावा इस बार चुनावों में, चूंकि आपने हिंसा का भी जिक्र किया था, अगर बंगाल विधानसभा चुनाव की हम बात करें, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे जो छिटपुट हिंसाएं हुई, जो निश्चित रूप से सही नहीं थी, अगर इसे छोड़ दिया जाए तो कुल मिला के चुनाव जो है शांतिपूर्ण रहा। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी सहमत हूँ अक्षय जी जो कह रहे हैं कि पार्टीज को भी सोचना चाहिए कि क्या ऐसे चुनाव लड़ना है, इसी तरह आगे हम वोटर्स को लुभाते रहे या उनको एक इमोशनली चार्ज करते रहे। एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी की जो बेसिक वैल्यू सवाल। साथ में अगर खुल मिला के देखा जाए, देखिए जब एक मद्रास हाईकोर्ट ऑब्जर्वेशन की जो बात अभी जिक्र की गई, वो भी कई सवाल पैदा करता है। क्या एक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक अंग
दूसरे अंक को ऐसे क्वेश्चन कर दे कि भाई इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मर्डर चार्जेस होनी चाहिए क्योंकि चुनाव इस समय में किया गया। देखिए ये तो एक अपने आप में एक दूसरी अलग बहस है, लेकिन सवाल है कि जो प्रिवेलिंग कंडीशंस है उस प्रिवेलिंग कंडीशन से हम देखना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह इसको रेगुलेट करने की कोशिश की है और सेफ्टी प्रोटोकॉल रखने के लिए क्या क्या कदम उन्होंने लिया है, कितना सफलता मिली है। अगर इसी सवाल के बीच में अगर हम देखें और फ्री एंड फेयर वोटिंग के लिए क्या क्या कोशिश की गई उसकी भी हम देखें, तो मुझे लगता है कि काफी इसमें कोशिश हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है और भी हो सकता है कि और भी कदम लिए जा सकते थे, पार्टीज भी अपने कर सकते थे, ये कई चीजें हम कह सकते हैं। लेकिन जैसे ये सारे चरण खत्म हो रहा है, लेकिन यही समय आगे सोचने के लिए कि जब चुनाव होंगे उसके लिए अभी से ही इलेक्शन कमीशन को भी पार्टीज को भी तय करना है, क्योंकि ये महामारी कब खत्म होगी क्या होगी हमें पता नहीं है। देखिए इस प्रोटोकॉल के लिए भी, इस चुनाव के प्रोटोकॉल के लिए भी इलेक्शन कमीशन ने 34 कंट्रीज में जब चुनाव हुआ ये कोरोना काल, उस सारे 34 कंट्रीज के सिस्टम को स्टडी किया है। उसमें साउथ कोरिया भी शामिल है, सिंगापुर भी शामिल है। स्टडी करके ही इन्होंने एक प्रोटोकॉल निकाला। तो आगे भी जाके हमें सोचना पड़ेगा कि जब हमारे साथ मतलब हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, क्या पार्टीज अपनी कैंपेन की स्टाइल बदल नहीं सकते? क्या इतनी पब्लिक की अंदर जाने की जरूरत होगी? ऐसी रोड शोज की जरूरत है क्या कि बड़ी बड़ी रैली कोई आवश्यकता है? ये सारे पार्टीज को भी सोचना है, क्योंकि अभी कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि किसी रैली का सिक्योरिटी क्या है, हेल्थ सिक्योरिटी। हम तो बार बार केवल उसकी लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी दृष्टि से देखते, लेकिन अभी समय आ गया है कि हेल्थ, पब्लिक हेल्थ हजार्ड और उसकी सिक्योरिटी दृष्टि से भी पार्टीज को तो सोचना ही चाहिए। साथ में इलेक्शन कमीशन को मुझे लगता है कि और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आनी चाहिए, क्योंकि ये समय की मांग है। जी बिल्कुल, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। लगता है अक्षय सर आप कुछ कहना चाह रहे हो, खास करके इसमें एक सवाल जोड़ दूंगी। जिन स्ट्रिक्ट गाइडलाइन की चर्चा शेखरैया जी ने कही, आपके हिसाब से क्या लगता है उसमें और क्या ऐड ऑन किए जाने की जरूरत है, क्या और जोड़े जाने की जरूरत है? देखिए, मेरे को भारत में और कोई इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं दिखता है जो अपना कर्मों से सीखता है। इनका इलेक्शन कमीशन की जो लर्निंग कर्व है बहुत ही सुंदर है, और हर इलेक्शन की सिक्क को दूसरे में लगाते हैं। जैसे बिहार की सिक्क को यहां लगाया और उसको और भी मजबूत किया। जैसे अभी आपने देखिए विक्ट्री प्रोसेशन नहीं आएगा, उसकी पहले 24 घंटा जो 48 घंटा का साइलेंट आवर को 72 आवर्स बना दिया। अभी बोला कि भाई आप जो जुलूस बारात लेके जाते हैं कि जीतने के टाइम में अनाउंसमेंट के लिए बोले नहीं, दो ही आदमी जा सकता है आपके साथ। और कल काउंटिंग जब होगा मई 2 तारीख को, इतना बंदोबस्त किया है पर्याप्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो एक्चुअली क्योंकि इस बीच में माहौल बहुत खराब हो चुका है और जो हम चंगुल में आ चुके हैं इस वायरस के इन्फेक्शन की, तो उसको देखते हुए काफी रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन फाइनल एक इलेक्शन प्रोसेस का अलग सादगी है। जैसे स्ट्रांग रूम में ईवीएम रहेगा, आएगा वीवीपैट का सैंपल चेकिंग होगा और दुनिया, वो सब तो उसको कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया जा सकता है। वो उसके साथ कोविड की जो अलग संहिता है वो दोनों चल रहा है। काफी सारे इन दिनों इश्यूज हुआ है। मेरे को लग रहा है कि एक बहुत आगे बहुत इसके ऊपर विचार रहेगा और बहुत सारे चीज को स्ट्रेंथन किया जाएगा। शेखर अय्यर जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अब 2 मई को जब नतीजे आएंगे, मतगणना होगी, सुबह 8 बजे से ये शुरू होगी। हालांकि चुनाव आयोग ने सख्त गाइडलाइंस इसके लिए जारी की हैं कि किसी भी प्रत्याशी या उसके एजेंट्स को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए बिना वहां पे जाने की जगह की इजाजत नहीं होगी जहां मतगणना होगी। अगर आप जीतते हैं, आपको जुलूस निकालने की को भी बैन किया गया है पूरी तरह से। साथ ही आरटी-पीसीआर जांच कराए बिना कोविड-19 का, अगर आप टीका लगा चुके हैं, दोनों खुराकें ले चुके हैं, तभी आप प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं। आप ये मानते हैं ये बहुत जरूरी थी और ये बहुत अच्छा स्टेप भी है, क्योंकि अगर पीछे कुछ हर्डल्स आए हैं तो उसे देखते हुए ये गाइडलाइंस जारी किया जाना और ये पाबंदियां लगाया जाना ऐसे समय में जब हम महामारी से इतनी बुरी तरह से जूझ रहे हैं, बेहद जरूरी था। बिल्कुल जरूरी था। और साथ में सबको ये भी सोचना है, जैसे बिहार चुनाव में हमने देखा, काउंटिंग की जो प्रक्रिया में भी इसकी बहुत ध्यान दी जाएगी, जिसके वजह से हो सकता है कि काउंटिंग और लेट प्रोसेस होगी। क्योंकि हमने देखा बिहार चुनाव में भी काफी समय लगा, क्योंकि जिस तरह ईवीएम मशीन्स को बांटा गया, जिस तरह एक राउंड के बाद दूसरे राउंड किए गए, उसमें भी ये पूरा कोविड प्रोटोकॉल की ध्यान था। सो इस समय भी हम देखेंगे कि सारे प्रक्रिया में हो सकता है चीजें विलंब में हो, थोड़ा डिले प्रोसेस हो, तब सब पार्टीज को
उनकी कैंडिडेट्स को, उनकी जो भी उनके ऑब्जर्वर्स हैं, पार्टी की तरफ से जो भी जो एजेंट्स हैं, उनको भी इसको सोचना चाहिए कि चीजें देर से होंगी, लेकिन बड़ी पेशेंस से जब तक फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता तब तक उनको एक पेशेंस मेंटेन करनी चाहिए। मैं इसीलिए खास करके ये पॉइंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि जैसे बंगाल जैसे राज्य में जहां पे पहले से ही एक प्रकार से एक पॉलिटिकल तनाव बना हुआ है, वहां पे ज्यादा जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, पार्टीज अपने कार्यकर्ता को भी अपने कंट्रोल में रखनी चाहिए, और बहुत ऑफिशियली जब तक रिजल्ट डिक्लेयर ना हो, और उसका भी ये सोच लेना चाहिए कि इस पे लेट होगी, क्योंकि इसकी अलग से प्रोसेस की जा रही है, इसकी अलग प्रक्रिया बनी हुई है। तो ये सब ध्यान रखते हुए इस जब रिजल्ट्स आएंगे तो उस फेथ के साथ रखना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है बार बार वो ईवीएम बनाना, जो कहते हैं एक एक्सक्यूज आ जाता है, भाई ईवीएम खराब था, ये खराब था। अभी भी हम देख रहे हैं कई ऐसी एलिगेशंस आ रहे हैं तमिलनाडु में कि भाई कोई ट्रक में बैठकर हैक कर रहा है। ये बड़े पार्टीज के नेता इसके स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो मुझे आश्चर्य बात है। जब ऐसा कुछ हो नहीं सकता, बड़े पार्टीज के लीडर्स भी इसके इस तरह की स्पेकुलेशन और डर के एक भाई कहीं हैक हो जाएगा, जब हम जानते हैं ईवीएम बहुत सुरक्षित है, वो कोई इंटरनेट से हैक नहीं हो सकते, सबको पता है, ये सारे पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो डर आता है कि भाई क्या इसके कारण से हम हार जाएंगे। तो ये सारे अपने जो फियर्स को दूर रख के उस प्रोसेस को वेट करना चाहिए, ये मुझे कहना है। जी बिल्कुल, अब चूंकि वक्त भी कम है और मैं क्लोजिंग कमेंट के साथ ही इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगी। अक्षय राव जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, जी बताइए। और साथ ही सवाल जो है वो मैं इसमें जोड़ देती हूँ कि चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी इतने बड़े लोकतंत्र के उत्सव को कंडक्ट कराने की एक बेहद ही महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी का चुनाव आयोग हमेशा से ही निर्वहन करता आया है, और बेहतर तरीके से कोविड पीरियड में जिस तरीके से काम रहा है उसे लेकर फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे? और इसके अलावा शेखर अय्यर जी ने जो बातें कही उस पर भी शायद आपके कुछ कमेंट्स थे। हाँ, मैं जो शेखर जी जो कहा काउंटिंग डे के बारे में, मैं उसको बस एक कदम और भी दुरुस्त बना रहा हूं, क्योंकि बिहार की इलेक्शन से ये इलेक्शन का काउंटिंग डे बहुत ही और भी बहुत डेलिकेट है, क्योंकि अभी बीमारी का स्तर बहुत बढ़ चुका है। मुझे लग रहा है कि ये जरूरत करेगा कि लोग पेशेंस रखें, पॉलिटिकल पार्टीज, उनका एजेंट्स, उनके जो फॉलोअर्स पेशेंस रखें, और जो भी आए उसको लॉजिकली सूझबूझ के साथ अपना एक्सेप्ट करें। रिएक्शंस और जो सेलिब्रेशंस और जो सैडनेस उसका जो डिस्प्ले होता था, मुझे लग रहा है कि समाव इस बार थोड़ी सी ह्यूमिलिटी और सोब्राइटी के साथ होगा, ये मेरा उम्मीद है। क्योंकि हम लोगों ने सबने, पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स, कंटेस्टेंट, सबने कुछ सीखा है पिछले हफ्तों से, पिछले महीनों में कुछ सीखा इलेक्शन कैंपेन के दौरान। और दुनिया की स्थिति, जो देश की स्थिति, वो तो सबको पता ही है। और इसमें और लोग मर रहे हैं, लोग तकलीफ में हैं। मुझे लग रहा है कि इसमें जो मैसिव जो सेलिब्रेशन होता है या मैसिव डिस्प्ले ऑफ रिएक्शन होता है, वो सब नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। और मुझे लग रहा है कि इस बार की काउंटिंग डे अब इलेक्शन कमीशन जो करना है वो तो एक अपना जो टेक्निकल गारंटीज हैं, जिस तरीके से, जिस प्रणाली से, बहुत बढ़िया प्रणाली से करता है, जो कि क्वेश्चनेबल नहीं होगा, वो तो करेगा ही। लेकिन बाकी जो पब्लिक स्टेक होल्डर्स हैं, वो मुझे लग रहा है कि अपना दायरे में रहेंगे और अपने सूझबूझ के साथ लेंगे। और फिर एक बार ये चुनाव काउंटिंग को मिला के, परिणाम को लेके, भारत की जो स्वर्णिम इतिहास रहा है लोकतंत्र की, जो इलेक्शन बेस्ड डेमोक्रेसी, उसमें और एक बहुत बढ़िया चैप्टर होगा। क्योंकि चाहे बीच में जो नोकझोंक हो जाए, तकलीफ हो जाए, बीमारी हो जाए, जो भी हुआ, सोशल वायलेंस, थोड़ी सी फिजिकल एक हाथापाई हो गया, कोई किसी को कुछ बोल दिया, लेकिन एट द एंड ऑफ इट 5 स्टेट में कंप्लीटली डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन करा के तकलीफ के समय में फिर लोकतंत्र को स्थापित किया गया। वो बहुत एक हमेशा एक रिकॉर्डेबल हिस्ट्री में एक इसका जगह रहेगा। तो कुल मिला के आप दोनों ने जो बातें कही, एक निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती चुनाव आयोग के सामने थी। 5 राज्यों में 824 विधानसभा सीटों पर इतनी बड़े चुनावी प्रोसेस को कंडक्ट कराना कोविड महामारी के इस दौरान एक बड़ी चुनौती, और हमने देखा कि सफलतापूर्वक चुनाव आयोग ने इसका निर्वहन किया है। और जैसा कि हम कह रहे हैं कि 2 मई को मतगणना होने वाली है, और जैसा कि हमारे दोनों खास मेहमानों ने भी इस बात का जिक्र किया, शेखर अय्यर सर ने, अक्षय सर ने, कि राजनीतिक पार्टियों को और लोगों को भी अपने ऊपर सेल्फ कंडक्ट जो है कंट्रोल रखना होगा, संयमित रहना होगा। हालांकि दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जीतने पर आपको किसी तरह के जुलूस या भीड़ भाड़ इकट्ठा करने की
पूरी तरह से मनाही है, बहुत सारे गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उसके हिसाब से ही आपको करना है। तो कुल मिला के महामारी के इस दौरान में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो स्वास्थ्य को लेकर है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उसका पूरी सख्ती के साथ पालन करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं, सुरक्षित रहें। देश देशांतर में आज इतना ही। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओ काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज? हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।